Dear students, welcome back. Yes, after finishing almost all topic of fourth semester NEP for DSC 10 or Public Administration in India, now the time before the 24 hour, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम की, अदर यूनिवर्सिटीज में तो कुछ समय बाद और चल रहे होंगे. नाउ दिस इज टाइम फॉर 3 years पेपर एनालिसिस, जो कि बहुत ही पॉपुलर है. आपने इसको पॉपुलर बनाया क्योंकि ये आपको फायदा पहुंचाता है. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के जो 3 साल के जो क्वेश्चन जो एक्चुअल आए हैं 2025, 2024, 2023 विथ लॉट्स ऑफ एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड समवॉट गेस आल्सो. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी और भूमिका के. एंजॉय भी कीजिए और एग्जामिनेशन के लिए यूज कीजिए. लेट अस बिगिन. ये है डियर स्टूडेंट एनईपी सिलेबस, जिसमें आप यदि देखेंगे तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नया जोड़ा गया है, पहले नहीं था. तो ये नया है. इसके अलावा इथिक्स एंड डिबेट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को नया जोड़ा गया. इसमें ये पहले ही था. आरटीआई लोकपाल सिटीजन चार्टर ये दूसरे सिटीजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस के नेम से था. तो ये ऑलरेडी था, लेकिन ये नहीं था, ये नहीं था, ये सब नई जोड़े गए हैं. ई गवर्नेंस पहले से ही था, अलग नेम से था, वही गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस पे था. तो इसलिए ये ऑलरेडी था. ये पूरी सेम है. बजट लगभग पूरा का पूरा सेम है. डिसेंट्रलाइजेशन पूरा का पूरा सेम है. सो बहुत ज्यादा सिलेबस में चेंज नहीं है. इन दोनों को यदि हम छोड़ दें, इसके भी कुछ पार्ट सेम है. अब आइए देखते हैं. लास्ट मिनट टिप्स यदि मैं कहूं तो 6 थीम आपके इसमें है और 10 क्वेश्चन रहेंगे. 5 क्वेश्चन आपको जवाब देने होते हैं. अब तो आप 3 सेमेस्टर दे चुके हैं, आपको पता है. बहुत मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं. आपको 5 ही क्वेश्चन तो देने हैं, एक तो नोट्स ही होते हैं. तो आप जो है एक थीम को छोड़ भी सकते हैं. यदि आपको लगे कि ये सर के गाइड में नहीं है इथिक्स, तो आप इथिक्स को छोड़ दीजिए. इवन चाहे तो आप जो है जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हिस्ट्री, लिगेसी, पीएमओ, कैबिनेट, उसको भी छोड़ सकते हैं. तब भी आप 5 क्वेश्चन, इवन यदि कोई मेरे पुराने गाइड से भी 10-11 बार रिवाइज करता है, तो वो 5 क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकता है. इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहले आपको, ये गलत लिखा है, पॉल साइंस लिखिए. पॉल साइंस हेल्प जो चैनल पे जाइए, वहां पे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, और यहाँ पे तो क्या है कि सारे थीम मैंने कवर किए थे. इनफैक्ट यही एक मैं केवल कवर कर पाया हूँ. इसमें कोई भी थीम, केवल यदि आप जेंडर पार्टिसिपेशन छोड़ दीजिए, उसको भी आप, एक जनरल वीडियो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे काफी कवर होता है. तो उसको यदि छोड़ दीजिए, तो मैंने सारे जो नए थीम है उसको कवर किया है. पुराने थीम तो कवर्ड हैं ही. तो इसलिए उनको कम से कम 6-7 बार आप देख जाइए, आपको काफी फायदा होगा. इसके अलावा मैं कहूंगा कि पॉल साइंस हेल्प की जो एग्जाम गाइड है, ऑफ कोर्स ओल्ड गाइड है, जिसमें कि 60-70% सिलेबस मिलता है, उसको 7-8 टाइम रिवाइज कीजिए. वो यहाँ पे आपको मिलता है, जिसका कि लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे. आई एम वंस अगेन सॉरी कि आपको पुराने गाइड से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें काफी मटेरियल है जो आपको 5 क्वेश्चन पूरा करा सकता है. लास्ट में कहूंगा कि स्टैंडर्ड आंसर लिखो और अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हो. दोनों का मायने क्या होता है? स्टैंडर्ड आंसर का मतलब ये होता है कि आंसर में स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होने चाहिए, टर्म्स यूज होने चाहिए, स्टैंडर्ड फ्रेजेज यूज होने चाहिए. मतलब कि आप अपने लैंग्वेज में मत लिखो. जो लैंग्वेज टीचर एक्सपेक्ट करता है उस लैंग्वेज में लिखो, जो किताबी लैंग्वेज होती है लगभग. अप्रोक्सीमेट आंसर का मतलब ये होता है कि टू द पॉइंट, साइंस की तरह मत खोजो कि इसका टू द पॉइंट आंसर क्या होगा. सोशल साइंस में कोई टू द पॉइंट आंसर नहीं होता. आप मान लो यहां पूछा गया है, आप इसके इर्द गिर्द घूम सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वो फेमस एग्जाम्पल है, यदि आपको मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम दी गई है कि चाय इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, क्या प्रॉब्लम है, तो इवन आप उससे जो जुड़ी हुई हैं, जो टी इंडस्ट्री में जो लेबर काम करते हैं, जो चीनी है, चाय में चीनी डाली जाती है, उन सब के बारे में भी काफी कुछ लिख सकते हो. मतलब इर्द गिर्द आप काफी कुछ लिख सकते हो. नॉट ओनली कि आपको एकदम टू द पॉइंट लिखना है. तो इसको अप्रोक्सीमेट आंसर बोलते हैं. यदि आप एक बार ये सीख जाओ कि हम जो जो पूछा गया है उसके इर्द गिर्द लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखोगे वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फ्रेज, स्टैंडर्ड सेंटेंस यूज करना चाहिए. इसको स्टैंडर्ड बट अप्रोक्सीमेट आंसर बोलते हैं. यदि आप ऐसा सीख जाओगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा. आप लगभग अच्छे से लिख लोगे और उसमें आपको मार्क्स भी उतने अच्छे मिल जाएंगे. चलिए अब शुरुआत करते हैं थीम वाइज. जो सिलेबस आपने देखा उसके थीम से एक्चुअल क्वेश्चन क्या आया है, और मैंने इसमें कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन भी दिए हैं, क्योंकि कुछ अभी चूंकि 3 ही साल की क्वेश्चन आई है, बहुत सारे टॉपिक को इन्होंने टच नहीं किया है, तो उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यदि एक्चुअल क्वेश्चन देखे तो आप देख सकते हैं केवल एक इन्होंने जो है पूछा है, विच इज वेरी लेस. 2025 में इन्होंने पूछा है, ब्रीफली डिस्कस द मेजर इनिशिएटिव टू रिफॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम.
और इस पे तो आपको पता है मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आपको देखना चाहिए, कई बार देखना चाहिए, आज भी देख सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हमें मिला था अंग्रेजों से, वो लगभग वैसे ही हम लोगों ने ले लिया, लेकिन तुरंत ही सरकार ने कई कमीशन बनाए, आयंगर कमीशन, और उसके बाद एडी गोरवाला कमीशन, फिर पॉल जे एप्पलबाई कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की पूरी कोशिश रही कि कैसे इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमें विरासत में मिली अंग्रेजों से, उसको इंडियन जो जो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया है उसके सांचे में कैसे ढाला जाए। इस पर जो है काफी कोशिश की गई। दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कैसे सुधार करने की कोशिश की गई, अभी भी की जा रही है। मिशन कर्मयोगी एंड अदर्स जो है वो उसी के दिशा में एक प्रयास है। बाकी आप देखोगे तो 24 और 23 में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो आ सकते हैं, जो सिलेबस में है, आई हैव डिस्कस। तो यदि हम देखें कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आते हैं, फर्स्ट ये है कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। इस पे मैंने जो वीडियो मैंने बनाया उसमें पूरी कॉलोनियल ब्रिटिश टाइम में कैसे जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक इवोल्यूशन होता है। शुरुआत ही हो जाती है 1773 से, कलेक्टर की ऑफिस बनती है, वॉरेन हेस्टिंग्स ही बनाते हैं। फिर लॉर्ड कार्नवालिस आते हैं जो सिविल सर्विसेज के फादर माने जाते हैं। कैसे कोवेनेंट सर्विस और नॉन कोवेनेंट सर्विस का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम केवल लंदन में होती है, ऑल कैसे जो है। फिर उसका पुलिस सर्विस कैसे बनती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एंड ऑल। तो ये सब पे आपको पूछा जा सकता है शायद। Form and structure of Indian administration almost remain the same as it was in the colonial period. Do you agree? Give arguments. चलिए ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि ये पूछा जाएगा। Discuss the constitutional provision regarding civil services in Indian administration. ये भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 310, 311 और 312, ये जरूर देख लेना, ये आपको काफी हेल्प करेगा। डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ पीएमओ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रोल एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। ये आपके सिलेबस में है लेकिन पूछा नहीं गया है, और ये भी मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा। ये सब थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसपे जनरली सेटल क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। वैसे एक लाइन में बता दूं कि पीएमओ जो है वो एक तरह का लाइन एजेंसी है, मतलब वहां पे रियल जो है पॉलिसी मेकिंग और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो है स्टीयर किया जाता है, वहां से दिशा निर्देश मिलती है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन इंडिया राइट नाउ। ये भी आपको बता दें कि मोरारजी देसाई के टाइम तक इसको हम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहते थे, इसको आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, यूके से लिया है। वो बेसिकली जो कैबिनेट की जो सिस्टम है इंडिया में, कैबिनेट हर वीक मिलते हैं, कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है, उस पे सब निर्णय लिए जाते हैं और बाकी लाइन मिनिस्ट्री उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक स्टाफ एजेंसी है, एक्सपर्ट एडवाइस भी देती है, और स्टाफ एजेंसी है कैबिनेट सेक्रेटरीट, विच इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि सबसे बड़े सिविल सर्वेंट माने जाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑल्सो फंक्शन डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर, जस्ट लाइक पीएमओ। तो पीएमओ और कैबिनेट जो है दोनों काफी आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी काफी है। पीएमओ जो है डायरेक्टली कैबिनेट के की जो बैठक है या कैबिनेट के डिसीजन उसको सीधा कोऑर्डिनेट नहीं करता, वो छोड़ देता है कैबिनेट सेक्रेटरीट पे। लेकिन जो कैबिनेट में क्या जाएगा उसकी दिशा निर्देश, किस डायरेक्शन में पॉलिसी लिए जाएंगे उसकी दिशा निर्देश, और मेजर प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मॉनिटरिंग, ये सब जो है पीएमओ खुद ही करता है। Discuss the major initiative taken for reforms in Indian administration, especially the Administrative Reform Commission। ये तो चलो क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, उस पर मैंने पूरी वीडियो बना दी, इस पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई, पीएमओ वर्सेस कैप्सेक। आप खोज के देख लेना, मैं आज प्लेलिस्ट भी जो है उसकी आपको लिंक दे देंगे, जिससे कि आप सारे वीडियो 4 सेम का देख सको। नेक्स्ट आओ डिसेंट्रलाइजेशन पे, इस पे 3 क्वेश्चन तो मैंने एक्चुअल लिए हैं, 2 प्रोबेबल क्वेश्चन दिए हैं। इससे हर साल पूछा गया है। 2025 पे है डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। ये एक आपको लगेगा इसे घुमा हुआ है, लेकिन इसका सीधा है कि बस बताओ कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ उसमें कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन करती है, कैसे सेटअप हुआ। तो आपको एक ही तरह का आंसर लिखना है सब में कि इस पे जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया गया, जो कि मेजर डिसेंट्रलाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने की थी। अभी तक जो है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन 2 लेवल पे बटी हुई थी,
सेंटर और स्टेट, ये थर्ड टियर ऑफ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, वो है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब शहरों में म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और गांव देहात में पंचायती राज। 73rd वॉज फॉर पंचायती राज, 74 फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। और यहाँ पे अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है कि 73rd के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 इंसर्ट किया गया, जो कि पार्ट 9 में है, और वहां सारे व्यवस्था दिए गए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करेगी, उसके इलेक्शन कैसे होंगे, वो 3 टियर बनाएगी। वहां भी 3 टियर बनाई गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और फिर उसके कैसे कैसे जो है उसके मेंबर कैसे चुने जाएंगे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारी आर्टिकल 243 में दी गई। अब यहाँ पे जो ये जो क्रक्स है क्वेश्चन का, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जितनी भी इंप्लीमेंट होते हैं उसमें अब आजकल मैंडेटरी रहता है कि पंचायती राज को इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन यदि आप सही मायने में देखोगे क्रिटिकली, तो पंचायती राज का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। अधिकतर जो मेगा प्रोजेक्ट इंडिया में होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जैसे आयुष्मान भारत जैसे हैं, या कोई भी ले लो, जन आरोग्य योजना है, कोई भी प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना है, जितनी भी है, उसमें पंचायत का जो रोल होना चाहिए वो नहीं होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप जब टॉप डाउन करोगे, टॉप डाउन प्लानिंग प्लानिंग हो रही है दिल्ली से, यहां से बजट आ रही है, इंप्लीमेंटेशन हो रही है, डायरेक्शन हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, तो जब टॉप डाउन सिस्टम रखोगे तो जो बॉटम लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का बेचारा, वो क्या करेगा? उसको तो जो बोलोगे वो करेगा। जनता की भागीदारी उसमें उतनी नहीं हो पाती जहां की बॉटम अप में होता है। यदि पंचायत खुद डिसाइड करती कि उनके यहाँ डेवलपमेंट कैसे होना है, और फिर वो ऊपर तक जाती और सेंटर उसको एक्सेप्ट करता और पैसे देता, या स्टेट पैसे देता, तो वो अलग बात थी। तो आप क्रिटिकली लिख सकते हो, लेकिन ये जरूर है कि हर पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में पंचायत का रोल रहता है, खास करके वहां पे जहां एकदम बिल्कुल जनता से सटे हुए हैं। जैसे टारगेटिंग करना है, तो वो ग्राम पंचायत ही पता करती है किसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, कौन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कौन पुअर हैं, किसको कार्ड मिलना चाहिए, नरेगा का कार्ड हो, जॉब कार्ड या कोई भी। तो वहां पे काफी रोल उनका रहता है। इसके अलावा वो सोशल ऑडिट भी करते हैं। ग्राम सभा जो है इन सब पब्लिक पॉलिसी जितनी भी बनी है, या जो प्रोग्राम है, मिशन है, उनका गांव में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसकी सोशल ऑडिट भी करते हैं। तो ये सब लिख सकते हो, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। देन 2024 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। यहाँ पे याद करो, यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नेंस है। गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट में अंतर मैंने कई बार बताया है, यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन को मैंने जो जो मेरी वीडियो है ना डिसेंट्रलाइजेशन पे, मैं आज उसको रीलॉन्च कर दूंगा, बिल्कुल वो जो है इस पे सारे एक्सप्लेन है, तो मैं यहाँ को एक्सप्लेन करके टाइम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये एक तरह का है कि क्रिटिकली आपको देखना चाहिए। इम्पैक्ट जरूर हुआ है, गांव में पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, औरतें जो है सरपंच बनी है, लोग मिल करके अपनी गांव के बारे में चर्चा करते हैं, एक फोरम है, प्लानिंग में उनका रोल भी है। लेकिन जिस तरह से इन्विसेज हुआ था, जो सोचा गया था, वैसा तो नहीं हुआ है। हाईली सेंट्रलाइज वे में, जैसा मैंने कहा, टॉप डाउन है, और वो अपने को एक तरीके से अलग थलग ही पाते हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट से पूरी फंड नहीं मिलती है, उनके पास में जो लोग हैं उतने कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, और उनको काम भी नहीं दिए जाते हैं। तो इसके चलते जो है जिसको 3F बोलते हैं ना, कि उनको फंक्शंस नहीं है, उनको फंक्शनैलिटीज नहीं है, उनको फंक्शनरीज नहीं है, और फंड भी नहीं है। तो ये सब के चलते जो है उनकी इम्पैक्ट वो नहीं है जो होना चाहिए। आपको थोड़ा क्रिटिकली लिखना चाहिए। 2023 में, डू यू एग्री दैट लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन रूरल इंडिया हैज इंश्योर्ड इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम? गिव रीजंस। यस, पॉलिटिकल सिस्टम में तो पार्टिसिपेशन हुई है। लोग जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, फिर ग्राम पंचायत क्या करती है, तो लोग अवेयर होते हैं, सोशल ऑडिट में भी भाग लेते हैं। तो यस, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन तो हुआ है। लेकिन इसका जो पर्पस था वो था लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पीपल को फील हो कि वो खुद अपने गवर्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसी फीलिंग तो नहीं आ पाई है। उसका कारण अगेन टॉप डाउन प्लानिंग एंड टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन, एंड मोस्ट ऑफ द मेगा वेलफेयर प्रोग्राम जो है, जितने भी आप देख लो, राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू लाइवलीहुड मतलब MG नरेगा हो, या अभी BBG राम जी हो, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट है, राइट टू फूड सिक्योरिटी है, वो सब टॉप डाउन है, दिल्ली से डिसाइड होते हैं, यहीं बनते हैं, यहीं से बजट जाती है, यहीं से सारे ऑपरेशनल गाइडलाइन जाते हैं। तो इस टॉप डाउन में कहीं ना कहीं उनको सेल्फ गवर्नेंस का तो फील होना मुश्किल है।
अब एडिशनल क्वेश्चन देखो, डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन यही है कि जब ऊपर की जो सेंट्रल बॉडी है वो अपने काम को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे डेलीगेट करती है और उनको करने कहने देती है, फंड भी देती है, सपोर्ट जरूर करती है, तो मतलब जनता के जितनी करीब गवर्नेंस पहुंचे उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इंश्योरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ भी है। एडिशनल क्वेश्चन है, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस इसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मतलब सिटीजन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ गवर्नेंस। और वो जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करता है। डेमोक्रेसी का मायने भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन होता है, पीपुल्स एम्पावरमेंट होता है, पीपुल को फील होना चाहिए सेल्फ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी का जो अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन देखो ना, इट इज गवर्नमेंट फॉर पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लाइक दैट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी को, उसको फुलफिल करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर। नेक्स्ट देखो, बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप जैसे देख सकते हो 2025 में दो दो क्वेश्चन पूछ दिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट? तो बजट तो मैंने बताया भी है उस वीडियो में भी, बजट वीडियो में भी, कि बजट क्या है। जैसे अपना आप बजट बनाते हो, कितना इनकम हो रहा है एक साइड लिखते हो, और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है दूसरे साइड लिखते हो, दोनों बैलेंस करने की कोशिश करते हो। तो जब आप एक्सपेंडिचर दोगे तो जरूर सोचोगे ना, मैं फिल्म देखने में कितना लगाऊंगा, बुक खरीदने में कितना लगाऊंगा, खाने में। तो आप सेक्टोरल एलोकेशन करते हो, वैसे ही जो है गवर्नमेंट भी करती है। एजुकेशन में कितना परसेंट हम लगाएंगे, और हेल्थ में कितना लगाएंगे, हायर एजुकेशन में भी, और स्कूल एजुकेशन में कितना लगाएंगे, डिफेंस में कितना लगाएंगे, सैलरी में कितना लगाएंगे, लाइक दैट, एग्रीकल्चर में कितना, इंडस्ट्री में कितनी, एंड ऑल सभी, रोड एंड इंफ्रा में कितना लगाएंगे। तो दैट सेक्टोरल एलोकेशन होती है, और उससे जो है कंट्री का पूरी दिशा निर्देश मिलती है। जहां पैसा मिलेगा वहीं पे काम होगा। तो बजट इज गिविंग ए डायरेक्शन ऑल्सो। इसके अलावा वो टैक्सेशन भी होती है। लोगों से जो टैक्स लगाते हैं तो उससे पूरे जनजीवन प्रभावित होती है, क्योंकि टैक्सेशन सबको इफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट तो सबको करता है, इवन जो 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 वीक मांगते हैं, वो उनको भी, जब नमक खरीदने जाते हैं, कोई बेचारा बेगर है, तो उसको भी जो है जीएसटी देना पड़ता है। इस बात को देखो, तो इनडायरेक्ट टैक्स सबको इफेक्ट करते हैं। तो बजट एक ऐसा है जो हमारे सबको, पूरे इंडिया में जितने लोग हैं सबको इफेक्ट करता है। तो वो क्या है? डिस्कस द परफॉर्मेंस बजट। अब देखो, जो मैंने बताया भी है ना, कि लाइन बजट हम लोग बनाते हैं, पेंसिल 10 रुपये इतने, उसको लाइन बजट कहते हैं। अभी भी लाइन बजट बनती है। उसका जो एक दूसरा फॉर्म है वो परफॉर्मेंस बजट है, जिसमें पूरी पूरी एक आइटम लेते हैं, एक बजट में क्या करना है काम, और उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, और उसको कितने पैसे चाहिए, उसको परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। यूएसए से निकली है, जीरो बेस्ड बजट भी जो है यूएसए से निकली है। इन सबको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सब पे पूरी वीडियो है बजट पे, आप देख लेना, अभी मैंने रिलॉन्च भी किया है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया, मैंने इतना इलॉबरेट में बताया, पूरी साइक्लिक है समझो। और इसमें पूरे फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल है, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, और सालों भर ये साइकिल चलती है। इस बात को समझना, पूरा एक प्रोसेस है, मैंने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बजट से दो दो क्वेश्चन पूछ के इन्होंने लगभग सब कुछ पूछ दिया है। 2024 में डिस्कस द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन सेम है। फिर यह राइट एंड एसे ऑन बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। तो आप देख सकते हो कि 3 साल एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और ये क्वेश्चन अभी भी पूछने लायक है। लेकिन थोड़ी बहुत और पूछ सकते हैं, जैसे एडिशनल क्वेश्चन, डिस्कस एंड ब्रिंग आउट डिफरेंस बिटवीन लाइन बजट, परफॉर्मेंस बजट एंड जीरो बेस बजट। इन तीनों में डिफरेंस मैंने अपने वीडियो में बताया है। इसको गौर से पढ़ना और लिख सकते हो, पूछा भी जा सकता है, लेकिन शायद ना पूछे इस टाइप का आसान क्वेश्चन पूछे। एक बात और जान लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लाइन बजट ही अभी भी इंडिया में चलती है। लाइन मतलब हर आइटम एक लाइन में लिखा जाता है। यहाँ आइटम की क्वांटिटी होती है, और यहाँ उसका प्राइस होता है, कितना आपको दिया जाएगा। सैलरी तो होगा 200 करोड़ किसी डिपार्टमेंट को, लाइक दिस। ऑफिस एक्सपेंसिव इतना, ये लाइन है। उसको हट करके परफॉर्मेंस बजट, जहां की अब आइटम वाइज नहीं हो करके, अब है पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट वाइज कि क्या करना है आपको, और उसके लिए कितने खर्च चाहिए, और उसका क्या आउटकम होगा। जीरो बेस बजट का मतलब ये होता है कि देखो, बजट जो है इंक्रीमेंटलिज्म है। चार्ल्स लिंडब्लॉम याद करो, इंक्रीमेंटलिज्म। क्या देखा जाता है, आपको पेंसिल खरीदने के लिए पिछली बार 10 रुपया दिया गया था, चलो इस बार 10.5 रुपया दे देते हैं, लाइक दिस। मतलब टिंकरिंग होती है। पिछले बार का बजट देखा जाता है, आपने कितना खर्च किया है ये देखा जाता है, उसी के आसपास आपको फिर दे दिया जाता है। जीरो बेस बजट में क्या होता है, सबको जीरो कर दिया जाता है। अब आप फिर से जाइए और आप जस्टिफाई कीजिएगा आपको 10 पेंसिल क्यों चाहिए। आपको हर चीज जीरो कर दिया गया। अब यहाँ लाइन को जीरो नहीं किया जाता, समझना, ये परफॉर्मेंस बजट में होता है। मतलब सारे प्रोजेक्ट की फंडिंग को जीरो मान लिया जाता है। अब कहा जाता है फिर से शुरू करो, कि ये इस साल इस
वर्क के लिए आपको क्यों बजट मिलना चाहिए? क्यों ना इसको यहीं पे टर्मिनेट कर दें? मतलब हर जो आइटम ऑफ जॉब है जिसके लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पैसा मांगते हैं, उसको शुरू से देखा जाता है। ये नहीं कि पिछले साल आपको इतना मिला तो इस बार इतना मिल जाएगा। आप दोनों में फर्क समझो मेंटेलिटी का। जो अभी की बजट है वो ये मानती है कि ये जो वर्क है कंटिन्यूड रहेगा इस साल में, ठीक है? और उसमें यदि पिछले बार मिला था 10 रुपए तो इस बार चलो 10.5 दे देंगे, 9.5 दे देंगे। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटलिज्म। जीरो बेस बजट जो है एकदम रेडिकल है। वो बोले कुछ नहीं, अब आप फिर से आओ कि आपको ये सब काम करना है, पहले से चल रही है नहीं चल रही पता बता में मतलब नहीं है। अब बताओ इस साल इसको क्यों हमको बजट देना है, पूरा जस्टिफाई करो। दैट इज कॉल्ड जीरो बेस बजट। इंडिया में लाने की कोशिश की गई, उतना कोई खास सफल हुआ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए इन ब्रिंगिंग आउट द एनुअल बजट इन इंडिया। ये मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में दिया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ये पहले पूछते थे, तो अभी भी पूछ सकते हैं। डीए में एक बजट डिवीजन होती है, वही सारा कुछ कोऑर्डिनेट करती है। वैसे तो हर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है उनका अलग अलग रोल है। सब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वहां पे है, उसकी तो इतनी बड़ी रोल है क्योंकि वो पूरे जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है डिफरेंट मिनिस्ट्री की, जो कि बजट में जिस पर डिबेट होती है, वोटिंग होती है, उसको पूरे साल भर वही मॉनिटर करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो हर डिपार्टमेंट का वहाँ अलग अलग रोल है। 6 डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सबका रोल है, लेकिन सबसे अधिक रोल जो है, जो कोऑर्डिनेटिंग रोल है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट डिवीजन का है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसमें ई गवर्नेंस का लो, टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटीज का यूज, यही टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और तो कोई ऐसा तो नहीं कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अदर टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो आईसीटी यूज हुई है। द टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, ई गवर्नेंस कह लो। 2025 में है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, राइट एग्जाम्पल। ठीक है, एकदम ही इसको मैंने ई गवर्नेंस वाले में भी एक्सप्लेन किया, तो यहाँ मैं क्या बोलूं, आप इसको वहां भी देख सकते हो। और इसमें कितना का ई गवर्नेंस की जो है इम्पोर्टेंस इस मायने में है कि ये क्विक होती है, इफिशिएंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तुरंत लोग उससे जुड़ जाते हैं, सिटीजन को आसानी होती है, उनको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, ऑनलाइन जाओ और सेवा ले लो, तो इफिशिएंट होगी। और बहुत नेटवर्क भी होती है, क्योंकि आईसीटी चूंकि नेटवर्क संस्था है, तो आप ज्वाइंड अप गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि 10 डिपार्टमेंट मिल करके यदि कोई सर्विस दे रहे हैं तो आईसीटी के थ्रू आप इमीडिएटली कर सकते हो। और ये सस्ता भी होता है क्योंकि लोगों को फिजिकली नहीं आना पड़ता, ऑफिसर्स को फिजिकली नहीं जाना पड़ता है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती। लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। अब इसके लिए तो आपको नेटवर्क चाहिए ना, पहला तो एक नेटवर्क चाहिए। अब इंडिया में देखो ना, नेटवर्क की कितनी प्रॉब्लम होता है, हेलो हेलो लोग बोलते हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा है। तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, गांव देहात में नेटवर्क मिले, और फिर उसके पास कंप्यूटर भी हो या स्मार्टफोन हो, तो आप समझ सकते हो ना, अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए। तो कितनी चैलेंजेस हैं, ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ चैलेंजेस। कई लोग तो ये कहते हैं कि ई गवर्नेंस ने जो है एक इलीट सिटीजन को हेल्प किया है। उनको तो घर बैठे एसी में जो है दबाते रहे बटन, और स्क्रीन पे, और मोबाइल जो है उनके पास बड़ा सा स्क्रीन वाला है, आंख पे भी दर्द नहीं करेगा। और जो गरीब लोग फीचर फोन यूज करते हैं गांव में, वो बेचारे क्या कर रहे हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो चैलेंजेस भी आपको लिखना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल तो अनेक है, पासपोर्ट सेवा देखो अभी है, या इवन माई गॉव है, और डिजिटल इंडिया के कई, जैसे डिजी लॉकर है, डिजी यात्रा है। कितने ही गवर्नमेंट के सर्विसेज जो हैं आपको एकदम ऑन द फ्लाई अब आसानी से जो है मिलते हैं, जो पहले इतनी डिफिकल्टी थी। 2024 में है इवेलुएट द चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस इंडिया। वही जो मैं भी कह रहा था, ह्यूज नंबर ऑफ चैलेंज है, ह्यूज। टेक्नोलॉजी जैसे ही आप लाओगे ना, तो जो जिसको सर्विस लेनी है उसको टेक्नोलॉजी पहले यूज करना आना चाहिए, यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अफोर्डेबिलिटी चाहिए, पैसे लगते हैं नेटवर्क लेने में, मोबाइल का वाईफाई खरीदने में, या इंटरनेट ब्रॉडबैंड लेने में। फिर उसका उसको डिवाइस चाहिए वैसा, उसको लैंग्वेज के इशू है, डिजिटल डिवाइड का पूरा इशूज है। तो ये चैलेंज बन जाता है, एक तरह का अलग लेयर ऑफ एक्सक्लूजन बनता है। इसके अलावा जो ई गवर्नेंस में चैलेंज जो है, जो कि एक सटल चैलेंज है, मतलब उसको उसको और डिटेल में डिस्कस अलग से किया जा सकता है। होता क्या है कि जब सॉफ्टवेयर बनती है ना, तो वहां पे सॉफ्टवेयर लिखने वाले लोग जो हैं, वो गवर्नमेंट के नहीं होते, वो प्राइवेट आईसीटी एक्सपर्ट होते हैं। उनको जो समझाया जाता है उस टाइप से वो सॉफ्टवेयर लिखते हैं। लेकिन उसमें कई इतनी परेशानियां आती है कई बार कि पब्लिक एकदम रो देती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इतनी क्विरकी होती है, इतनी उसमें इश्यूज होते हैं। इसके अलावा क्या है कि यदि आपकी मैनुअल प्रोसेस यदि घुमा हुआ है, जो अभी मान लो कोई डिपार्टमेंट है जिसका मैनुअल प्रोसेस एकदम खराब है, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस
पब्लिक के सपोर्ट के लिए नहीं है। यदि आप उसको कंप्यूटराइज करोगे ना, तो वो और ज्यादा बढ़ी हुई जो है घुमावदार प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि कई बार हम जब कंप्यूटराइज करते हैं तो अपने अपने हमें प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, उसको सीधा करना चाहिए, वो नहीं करके वो घूमे हुए कोई हम कंप्यूटर एक्सपर्ट को दे देते हैं कि इस घूमे हुए कंप्यूटराइज कर दो। तो क्या होता है ना, वो और कई गुना ज्यादा घूमा हुआ आपको कंप्यूटराइज में नजर आएगा, तो लोगों की परेशानी और कई गुना बढ़ भी सकती है ई गवर्नेंस। ये सब चैलेंजेस 2023 में एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब तो ब्ला ब्ला बड़ा ही है। इफिशियंसी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, रिस्पॉन्सिवनेस क्विक होती है, पैसे भी बचते हैं, तो इकोनॉमिकल भी है, पब्लिक को आसानी होती है। जिनके पास में अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेस है, और जिनको डिजिटल अवेयरनेस है, डिजिटल लिटरेसी, उनके लिए, जिनके पास ये तीनों चीज नहीं हो, उनका क्या, वो तो फिर अगेन चैलेंज पे आ जाएगी। देन इश्यूज एंड डिबेट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने पूछा तो है, लेकिन कुछ टॉपिक को छोड़ दिया। चलो 2025 में इन्होंने पूछा है, डिस्कस वेरियस टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन किसको अकाउंटेबल है, ये बड़ी सोचने की बात है। जो जो जितने ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो एक्चुअल में पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे बड़ा वही काम करते हैं। लेकिन वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है, कभी वो पब्लिक में नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो अपने मिनिस्टर को अकाउंटेबल होते हैं। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पीए कह लो, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर, और मिनिस्टर अकाउंटेबल है लोकसभा। आर्टिकल 75 याद करो, और लोकसभा अकाउंटेबल है पीपल। तो इसको कहते हैं ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर को, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, मिनिस्टर लोकसभा को, लोकसभा पीपल को। अब ये ट्रिपल चेन के चलते जो है बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मिनिस्टर एक्चुअली जो है वो अकाउंटेबल है लोकसभा को, तो वो कहेगा ऑफिसर्स को कि जो मैं कहता हूं वो करो। लेकिन कई बार मिनिस्टर अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से गाइडेड होते हैं, अपने पार्टी से गाइडेड होते हैं, ना कि स्टेट के इंटरेस्ट में। उनको ऐसा करना पड़ता है। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर क्या करे, वहां पे एक ऑफिसर क्या करे, यदि यदि कोई मंत्री कह रहा है ऐसा करो, जो कंट्री के करने के लिए गलत है, लेकिन चूंकि वो अकाउंटेबल है लोकसभा को और वो कह रहा है, और तुमको उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर के प्रति है, फिर क्या करोगे? ये क्वेश्चन इथिक्स का आता है। और अभी देखो कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 3-3 क्वेश्चन इथिक्स में पूछा है। तो आपको सोचना चाहिए कि क्या होगा कोई मिनिस्टर, तो वो उसका रास्ता बहुत आसान नहीं है। पहले तो ये समझो। दूसरा ये समझो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी किस किस मीन से आती है। एक तो चलो आप मिनिस्टर को अकाउंटेबल हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह की अकाउंटेबिलिटी आपको है, जहां आप जिम्मेदार हो पीपल के तरफ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री कमिटी जो है, वो आपको खिंचाई करती है। अभी देखो एनटीए में जो पेपर लीक हुई नीट की, तो एनटीए के डीजी को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन ने बुलाया, उसको काफी ग्रिल किया। तो ये अकाउंटेबिलिटी है। दूसरा, आपको क्वेश्चन आवर जब होती है, आपके मंत्री से पूछा जाता है पार्लियामेंट में स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन, एक्चुअली वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का को ही जवाब देना होता है। मंत्री जवाब देते हैं, लेकिन पूरी जो जवाब बनाना और उसको तैयार कराना वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसके थ्रू जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल होती है। तो पार्लियामेंट में कई ऐसे हैं, कंसल्टेटिव कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, पेटिशंस की कमेटी है, एश्योरेंस कमेटी है, जिसके थ्रू की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को। तो एक तो ये है कि लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, फिर जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। मंडमस जो है रिट, डे इन डे आउट जो है कोर्ट कहती है ये करो, इंक्रोचमेंट हटाओ, यहाँ पे बाजार लगाओ, यहाँ ये काम करो, नाली साफ कराओ एंड ऑल। तो ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वहां भी करना पड़ता है। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को भी जुडिशियल रिव्यू होती है आर्टिकल 13(3) के तहत, आप इस बात को याद रखो। तो वहां भी जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट भी है, और जो जुडिशियल रिव्यू होती है उससे भी उनकी अकाउंटेबिलिटी, पीपल भी अकाउंटेबल ठहराते हैं कई बार। वो जैसे अभी मान लो कि नीट की पेपर लीक हुई, सीबीएसई का जो ऑनलाइन ओएमएस सिस्टम जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया, लोगों को परेशानी हुई, या अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जीडीसी की मुझे बताया गया वहां भी कुछ प्रॉब्लम हुई। अभी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो इतने उठपटांग आए उस पर इतना हंगामा हो रहा है। तो ये सब डिबेट जब होता है ना मीडिया में, तो पब्लिक ओपिनियन बनती है, वो इटसेल्फ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाती है। पीपुल डायरेक्टली भी कई बार चिल्लाते हैं, चीखते हैं मीडिया के थ्रू, कई बार बच्चे सड़क पे उतर जाते हैं एग्जामिनेशन देने वाले या लोग, तो फिर वहां भी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इस तरीके का अकाउंटेबिलिटी को आपको मतलब कि लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, पीपुल्स की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी थ्रू पब्लिक ओपिनियन, थ्रू मीडिया एंड ऑल,
एंड जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है थ्रू मिनिस्टर, इन सब को आपको लिखना है। और ये भी इसमें लिखना है कि इसके बावजूद भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह का हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है उसमें जो बाबू लोग हैं वो छिपे हुए रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, सारा पावर अपने हाथ में। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की जितनी मैंने मैकेनिज्म बताया वो उनको कंट्रोल तो पूरी तरह कर नहीं पाती है। तो है इशू कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चनेबल तो है, पीपल को फील होता है कि वो अपनी ही दुनिया में है, अपने तरीके से है, और दे आर नॉट अकाउंटेबल। टू जो है, राइट एन एसे ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब देखो, जो अभी मैंने कहा ना, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है परमानेंट एग्जीक्यूटिव में 33 से 35 साल सर्विस करते हैं, कैरियर ओरिएंटेशन है, प्रमोशन पाते हैं, 23-24 साल में, 25 साल में ज्वाइन करते हैं, 60 साल में रिटायर करते हैं। मिनिस्टर जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए आते हैं, समझो 5 साल के अंदर भी मिनिस्टर बदल जाते हैं जब रिसफलिंग होती है। और कोई कोई मिनिस्टर ऐसा होता है जो कि 5 से 10 साल चलता है, 10 साल सरकार चले तब तो। अभी तो चलो मोदी जी की सरकार 10 साल चल रही है, 10 साल से भी अधिक। तो कुछ मिनिस्टर 11-12 साल से हैं, तो वो तो खैर काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। 11-12 साल कोई मिनिस्टर रहे तो वो एक तरह का सेमी परमानेंट हो जाता है। लेकिन अदरवाइज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं जाते हैं, बदलती रहती है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो तो 35-33 साल की होती है। तो दोनों में रिलेशन कैसा है, इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई है। पहले तो जो मैं यहाँ पे इतना कह के खत्म करूंगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी थ्रू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही जो है मेन पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से गाइडेड होती है। वहां पार्टी की आइडियोलॉजी से गाइडेड हो सकते हैं, उनको पॉलिसी बनाने का पूरा हक है जो उनकी पार्टी ने प्रॉमिस किया है। वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं कर सकते हैं कि सर आप अपने पार्टी का आइडियोलॉजी से पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, बिल्कुल उनको बनाने का अधिकार है। लेकिन जब वो पॉलिसी बन जाए, पार्लियामेंट में पास हो जाए एक्ट, तब जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है वो न्यूट्रल वे में होनी चाहिए। वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आ सकती है। वहां यदि मंत्री कहे कि ऐसा इसको इंप्लीमेंट करो कि हमारे पार्टी को फायदा हो, तो वहां आपको फिर इथिक्स का क्वेश्चन आता है। आप वो करने के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आपको नहीं करना है, लेकिन कैसे मंत्री को ना बोलोगे, दैट बिकम्स ए इथिकल क्वेश्चन। तो ये भी जो है, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। ये रिलेशन चेंज भी कर रहा है जैसे जैसे इंडिया में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है स्वेव होते जा रहे हैं। अभी आप देखोगे इंडियन मिनिस्टर्स में, मिनिस्टर्स जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो आईएएस हैं, आईपीएस भी हैं, फॉरेन सर्विस से तो एक से अधिक हैं। ऐसे लोग जब बनते हैं तो वो एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो सुपर सेक्रेटरी की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि उनको लगता है वो तो ब्यूरोक्रेट भी हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी हैं। पहले के जमाने में जब इंडिया आजाद हुआ था तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है बेचारे वो प्योर नेता थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता था, तो वो छोड़ देते थे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीज के ऊपर, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर में। अब वो रिलेशन बदल रहा है। अब जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव काफी एजर्टिव हो गए, काफी नॉलेजेबल हो गए हैं, काफी ज्यादा स्मार्ट है, गवर्नेंस जानते हैं, क्योंकि वो भी जो है आईएएस आईपीएस आईएफएस इन सब से आए हुए हैं, या नहीं भी तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, फॉरेन में पढ़े हुए हैं और अब जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव काफी प्रेशर में रहता है। वो एक तरह का जो होना चाहिए, जो मिनिस्टर कहता है वो करता है, लेकिन वहां पे वही फिर आ जाती है कि जो कहता है वो करता में एक लाइन बाउंड्री की है, वो कैसे उसको मेंटेन करें। तो ये सब आप इसमें जो है लिख सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो है। 2024 में देखो, हाउ फार डू यू थिंक राइट टू इंफॉर्मेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। ये अकाउंटेबिलिटी एक क्वेश्चन है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक रिवॉल्यूशन था, मैं ये कह सकता हूँ। और उससे इतनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सचेत हुई ना कि कोई भी अब एक वर्ड फाइल पे लिखने से पहले सोचता है कि कल को 2 साल बाद ना इस फाइल को कोई देख सकता है। तो इसके चलते सभी कॉसेस हो गए। और एक पब्लिक ग्रीवांस का भी एक मेथड बन गया जो अनइंटेंडेड था। आपको यदि कोई शिकायत है तो आप पब्लिक ग्रीवांस लॉन्च करने से पहले आप एक आरटीआई पूछ दो, पहले आपका काम होगा फिर आपका आंसर दिया जाएगा। ये होना शुरू हो गया। तो ये सारी मैंने आरटीआई वाले जो मेरी वीडियो है इसमें लिखा है, आप इसको देख लो। इससे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल आई, पब्लिक को पता लगा डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। आरटीआई 2023, हाउ फार लोकपाल हैज बीन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस। अब इसको क्या ही कहें, लोकपाल तो क्या इफेक्टिव रहा। आप एज ए सिटीजन कभी सुने भी हो कि लोकपाल ने कुछ किया है? इतना ज्यादा हम लोग सब ने लोकपाल आंदोलन को देखा और उसमें इन्वॉल्व भी कई लोग हुए, लेकिन एक निराशा ही हाथ लगी। और ये बहुत कुछ कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सरकार के बारे में, कि जो सरकार में जो लोग होते हैं, जो पावरफुल, वो कभी भी अपने ऊपर शासन नहीं चाहते लोकपाल टाइप का। उनको तो वो सड़ा ही देंगे। पहले तो 40 साल से अधिक जो है वो
बिल पास होने में लगेगा और फिर आ भी जाए तो आपको सुला दिया जाएगा, मतलब उसको डोरमेंट कर दिया जाएगा। अपने ऊपर शासन कौन चाहता है? अपने ऊपर निगरानी कौन चाहता है? तो वही इसके साथ भी हुआ। तो इस पे क्या लिखोगे? आपको तो क्रिटिकली केवल लिख सकते हो, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कोई इसमें हुआ नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं 4 बार कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये नहीं पूछा जाएगा। टॉपिक्स लेफ्ट आउट जो है, सिटीजन चार्टर है जो नहीं पूछा गया, नोट पूछा जा सकता है, सिटीजन चार्टर पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो भी जो एक तरह का पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इफिशिएंट वे में देने का एक प्रॉमिस है। पब्लिक प्रॉमिस कि मैं इस तरीके से डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पब्लिक दोनों, इतने मिनट में मैं ये कर दूंगा, इतने घंटे में ये कर दूंगा। बैंक का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिटीजन चार्टर। आप जाओ, लिखा रहेगा सिटीजन चार्टर, आपके एज ए कस्टमर अधिकार, और उसमें ये सब रहेगा, यदि ना हो तो इससे मिलिए। देन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट भी आपके सिलेबस में है। ये इस पे लड़ाई जो है ना पूरे वर्ल्ड में चली, और कई जगह तो अब बदल भी गए, इंडिया में भी अब लगभग बदलने लगा है, क्योंकि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी टेक्नोक्रेटिक हो गई है। आपको यदि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलाना है तो आपको आईटी का नॉलेज चाहिए, आपको यदि एग्रीकल्चर चलाना है तो आपको खेती का नॉलेज चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी चलानी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए। अब जर्नलिस्ट जो है, जैसे अपने यहाँ जो आईएएस सर्विस है, वो जर्नलिस्ट है। मतलब उसमें माना जाता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होना है। कभी आप एग्रीकल्चर में काम करो, कभी फूड प्रोसेसिंग में करो, कभी एविएशन में करो, फिर एविएशन से आकर के और आप मेटी में चले जाओ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और कभी वहां से निकल करके आप शिपिंग में चले जाओ। लेकिन ये अब बहुत मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है कि जर्नलिस्ट जो है वो कैसे चलाएंगे, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी काफी टेक्नोक्रेटिक हो गई, उसके इम्प्लीमेंटेशन काफी टेक्नोक्रेटिक हो गई है। तो ये एक बहस अभी भी इंडिया में भी चल रही है। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जेंडर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन लगभग जो है वुमेन की है। नॉट ओनली कि वो 50% का पार्टिसिपेशन होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दो तरीके से। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर वुमेन को बनना चाहिए, मतलब जो आईएएस आईपीएस इन सब में आना चाहिए, आ भी रही है अब तो ज्यादा संख्या में, और आना चाहिए। हायर पोजीशन पे मान लो सेक्रेटरी हैं, करीब 90 सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्यों नहीं 45 जो है उसमें से वुमेन हो? ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंचे पदों पे या हर जगह आए। दूसरा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करे या पॉलिसी बनाए, उसमें जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जेंडर बजटिंग होनी चाहिए, जेंडर के बारे में सोच होनी चाहिए। जो भी पॉलिसी बने उसमें सोचो कि उसमें औरतों के लिए क्या है, औरतों को कैसे हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं एज ए रिसिपिएंट, ना ना कि केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो इन सब पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये सब नोट्स में आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है मैंने जो है कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने दे दिया है, जस्ट आप देख लो, इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लाइक डिस्कस इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर पूरा मैंने वीडियो बनाया है इथिक्स एंड इंटीग्रिटी पे, तो इसको पढ़ लेना, मैं रिलॉन्च कर दूंगा या लिंक दे दूंगा। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए जहां पे कि इथिक्स आता है क्वेश्चन में, और आप यदि 3 क्वेश्चन देख लो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का, तो आपको इथिक्स में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 3 क्वेश्चन है उसमें। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, चलो ये तो पूछ दिया है। वर्ल्ड ओवर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट आर ट्रीटेड एट पार फॉर देयर रोल इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इन इंडिया हाउएवर इट इज स्टिल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, जर्नलिस्ट होगा ना जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट हैव अपर हैंड। डू यू एग्री? डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ, यहाँ पे सॉरी, ये चूंकि वॉइस टाइपिंग इसके चलते हुआ है, एंड स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी पूछ दिया गया है, या आप समझो कि इस पे आप ऐसे समझो, बिटवीन स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट। और जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो आईएएस है वो टिपिकल जनरलिस्ट है। इंडिया में केवल एक ही जर्नलिस्ट सर्विस है, वो आईएएस है। आईपीएस स्पेशलाइज्ड है, पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्पेशलाइज्ड है, फॉरेन सर्विस स्पेशलाइज्ड है, टेलीकॉम सर्विस, पोस्टल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, सभी स्पेशलाइज्ड है। केवल आईएएस जो है वो जर्नलिस्ट है। तो आईएएस वर्सेस ऑल जो है वो सर्विसेज बेसिकली ये हो जाता है, इंजीनियर्स एंड ऑल। Administration these days is requiring now more and more specialized knowledge. Role of a specialist is becoming more important. In the light of student, discuss the issue of generalist versus specialist. ये तो उसी क्वेश्चन का एक रूप है। Discuss the issue of gender sensitivity and participation of all genders in administration. यहाँ पे मैं all genders लिख रहा हूँ क्योंकि केवल हम लोग वुमेन सोचते हैं। What about जो ना तो मर्द है ना औरत है, वो भी तो थर्ड जेंडर या अदर जेंडर,
तो वो सबको भी हमें हमें हम वहां एक्सक्लूड करते हैं, उनको भी, हर तरह के, कोई भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सभी जेंडर को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सब मैं जस्ट इंडिकेट कर रहा हूँ, सोचना है इस पे। सोशल वेलफेयर पॉलिसी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया, उसमें मैंने तीनों साल का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। यहाँ एक बार फिर से देखो, 25 में क्वेश्चन है, डिस्कस सोशल वेलफेयर पॉलिसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल हेल्थ मिशन। कल ही मैंने जो है नेशनल हेल्थ मिशन पे वीडियो डाला है, उसको पूरा देख लो, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सोशल वेलफेयर पॉलिसी जो लोगों के वेलबींग को बढ़ाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाए। वेलफेयर स्टेट की यही 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 फीचर होती है कि वो लोगों के वेलबींग और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ चॉइसेस ऑफ लाइफ को बढ़ाए। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ओल्ड एज केयर, बेसिक नीड को पूरा करना। और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, आर्टिकल 38 पढ़ना। 2024 में है, एग्जामिन द रोल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वेलफेयर पॉलिसी कैसे जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी, चाहे औरत हो, चाहे वो LGBTQ हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ी, क्योंकि जो वेल अफोर्ड करने वाले सोसाइटी, मतलब सेगमेंट है सोसाइटी के, जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनको तो क्या गवर्नमेंट से चाहिए? उनको ना फ्री अनाज चाहिए, ना फ्री जो है टॉयलेट चाहिए, ना फ्री घर चाहिए, ना फ्री सिलेंडर चाहिए, ना फ्री एजुकेशन चाहिए, ना फ्री हेल्थ केयर चाहिए। लेकिन जो लोग मार्जिनलाइज है उनके लिए सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर गरीब, वंचित, गुरुआ, जो पिछड़े हैं, जो एक्सक्लूड रह गए हैं डेवलपमेंट से, उनके लिए वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। एजुकेशन इज एंड शुड बी ए बेसिक राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेलुएट द राइट टू एजुकेशन। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वेलफेयर पॉलिसी थी, वेलफेयर स्कीम थी, राइट टू एजुकेशन, जैसे काफी फर्क इंडिया में पड़ा। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसका इम्पैक्ट भी बताया, वहां से देख लेना। 2023 में व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कितना अलग है नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से, इस पे पूरा वीडियो बनाया, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लेना। अभी हाल में इन सब वीडियो को मैंने लॉन्च किया है। डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, ऑफ कोर्स इसको आप लिख सकते हो, ये सब थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ है, सबको सीधा करके लिखना है। नट सेल में सब में एक ही बात लिखनी है कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी क्या होती है, जो लोगों को इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलबींग ऑफ सिटीजन, वेलबींग ऑफ पीपल, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके चॉइसेस ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाना, यही जो है, और उनकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करना। चूंकि ये बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है, तो ये जो गरीब, गुरबा, वंचित हैं, उनको ज्यादा टारगेट करता है, क्योंकि वो वंचित रह गए हैं इवन बेसिक नीड से। तो इसकी क्या क्या जो डायमेंशंस हैं वो आप लिख सकते हो, जो मैंने दिया है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैथी होनी चाहिए, एक इमोशन, एक लगाव, पब्लिक स्पिरिटेडनेस होनी चाहिए, पब्लिक पब्लिक वेलफेयर का सेंस होना चाहिए। न्यूट्रल और सख्त रूल रेगुलेशन ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके जो एग्जाम्पल तो आपके यहाँ चार जो दिया गया है, सबसे बड़े एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन है, और उसका राइट टू वर्क, मतलब MG नरेगा है, राइट टू फूड सिक्योरिटी है, ऑल। तो ये आपको दे ही दिया गया है। हेल्थ मिशन है ऑल। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड वर्क, तीनों आपको दे दिया गया है, एंड फूड सिक्योरिटी। Then additional question है, discuss the national health mission, how the mission is connected to Ayushman Bharat mission and प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJN। तो ये मैं सोच रहा था कि ये जब मुझे कंफ्यूजन होती है तो आपको भी कंफ्यूजन होगी कि पहले नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ, और वो अब कैसे जो है आयुष्मान भारत फिर लॉन्च हो गया, और आयुष्मान भारत के बाद PMJ लॉन्च हो गया। तो कैसे ये सब जुड़े हुए हैं, इसको मैंने पूरे वीडियो में मैंने इसको समेटा है। जिसको जो पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने इसको ऐड किया है, कल ही मैंने लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ मिशन पे। उसमें जो लास्ट जो स्लाइड है वो इन सब के रिलेशन को दर्शाता है, तो उसको पढ़ लो। एक लाइन केवल मैं यहाँ कहूंगा कि आयुष्मान भारत मिशन जो है अब एक अम्ब्रेला मिशन बन गई है। आयुष्मान, हमने शॉर्ट में लिखा आयुष्मान भारत मिशन, ABM। और इसके ही जो है दो पार्ट हो गए हैं। इसमें से PMJ हो गया है, जो कि इंश्योरेंस वाली है, जिसको हम सोचते थे कि आयुष्मान भारत है, वो PMJ है। अब 5 लाख का पर फैमिली पर एनम जो इंश्योरेंस है। और दूसरा इसका जो सप्लाई साइड है, जिसको हम कहते हैं अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है, जिसको पहले हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे। मतलब पूरा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेके और स्टेट तक, जिसके थ्रू हम जो है हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर,
एंड मिटिगेटिव हेल्थ केयर और सब हॉस्पिटलाइजेशन देते हैं। तो ये एक इसका पार्ट हो गया और दूसरा पीएमजे हो गया। तो एबीएम जो है वो आप समझो कि एक तरह से जो न्यू हेल्थ मिशन है वो एबीएम है, आयुष्मान भारत मिशन। इसका एक डिजिटल कंपोनेंट भी है जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें कि डिजिटली जो है हेल्थ का रिकॉर्ड रखना, उससे लेसन लर्न करना एंड ऑल वो सब भी शामिल है। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको गुड लक यदि आप डीयू में हो तो, और यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी में हो तो आपको गुड विशेष के आगे आने वाले जो पब एड की पेपर होगी, आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि सारे इसमें वीडियो लेक्चर आपको एकदम हथेलियों पे मिल रहे हैं, आप कई बार देख सकते हो। और उसको थोड़ा मनन करना, खुद सोचना, ये नहीं कि सर ने जो कहा वही गॉस्पल ट्रूथ, अपने दिमाग से सोचना, और तब आपको और अच्छा लगेगा। मेरी बात अपनी और कुछ किताबों से भी मिला करके अपनी सोच बनाना है। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और डाउनलोड कर सकते हो। ओल्ड गाइड है, ऑफ कोर्स मैं सॉरी कि मैं न्यू गाइड नहीं निकाल पाया हूं, लेकिन ओल्ड गाइड में भी बहुत सारे टॉपिक कवर्ड है, आपको उतने से ही 4 क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इसका मैंने एड्रेस दे दिया है, यहाँ से कर सकते हो। यदि डाउनलोड करने में दिक्कत हो, कुछ लोग कह रहे हैं पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेल लिखो, मेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ईमेल paulsciencehelp@gmail.com वेबसाइट है, इस पे ये तो आप जा सकते हो, और उस पे कई आपको पीडीएफ फ्री मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है, यहाँ पे जाके देखो। ये तो वन वे है, मैं मैसेज देता हूँ, आप अभी नहीं दे पाते हो, लेकिन जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, मेंबरशिप ग्रुप, तो वहाँ आप मुझे डीएम भेज सकते हो। ट्विटर पे काफी चीजें मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, आई होप कि आप ट्विटर ज्वाइन करोगे, जिसको आप एक्स कहते हैं। मैं भी अब बाद में एक्स लिखने लगूंगा, और उसमें @paulsciencehelp देखो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इसी तरह का ये सिलसिला रहेगा जारी जब तक कि चलेंगे। एग्जामिनेशन सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, दोनों के बच्चों को जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतनी कोशिश करेंगे। 100% तो नहीं होगी जैसे पब एड में हुई, लेकिन कितना हो सकता है देखेंगे। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी जितनी भी टाइम मिलेगी। लेट्स मूव अहेड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी हैप्पी, टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।